जय हिंद। मेरे YouTube चैनल गुरु स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्राचीन भारत के एक टॉपिक गुप्त काल का इतिहास इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, गुप्त वंश का जो आरंभ होता है उत्तर प्रदेश और बिहार में से आरंभ होता है। यही माना जाता है कि जो इसका आरंभिक राज्य रहे हैं उत्तर प्रदेश और बिहार रहे हैं। क्यों रहे हैं? क्योंकि गुप्त शासकों के लिए बिहार की अपेक्षा उत्तर प्रदेश अधिक महत्व वाला प्रांत था। क्यों? क्योंकि आरंभिक जो गुप्त मुद्राएं और अभिलेख थे इसी राज्य में पाए गए हैं। गुप्त जो कुषाणों के जो गुप्त थे वो कुषाणों के सामंत थे। तो कुषाणों के पतन के बाद से लेकर गुप्त के उदय के पूर्व का जो काल था वो राजनीतिक दृष्टि से विकेंद्रीकरण और विभाजन का काल माना गया है। ठीक है। अब जो है यहाँ पे बात है, कुछ जो अभिलेख मिले हैं उनके आधार पर यह बताया जाता है कि गुप्त के आदि पुरुष का नाम श्रीगुप्त था और उसका उत्तराधिकारी व जो पुत्र था वो घटोत्कच था। लेकिन गुप्त वंशावली में सबसे पहला शासक चंद्रगुप्त मिलता है कि भाई चंद्रगुप्त प्रथम था वो मिल रहा है कि जो पहला शासक था और उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तो हमारा यहाँ से टॉपिक शुरू होता है गुप्त काल का। तो गुप्त शासन में कला, स्थापत्य, साहित्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, धातुकर्म, दर्शन शास्त्र इत्यादि के दर्शन में अच्छी प्रगति हुई। इसीलिए इसे प्राचीन भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। स्थिर राजनीतिक व्यवस्था, लाभप्रद व्यापार एवं शांतिपूर्ण व्यवस्था के कारण उत्तर भारत में इसके विकास के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हुए। श्रीगुप्त इस वंश का प्रथम शासक था। इसके बाद इसका पुत्र घटोत्कच शासक बना। भीतरी स्तंभ अभिलेख इस समय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के साथ पुष्यमित्र एवं हुणों के साथ होने वाले गुप्त शासकों के संघर्ष का उल्लेख करता है। अब आता है हमारा पहला राजा चंद्रगुप्त प्रथम, जो 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक इसका समय पीरियड है, कार्यकाल है। अब चंद्रगुप्त क्या है कि चंद्रगुप्त ने ही गुप्त वंश को एक साम्राज्य की प्रतिष्ठा प्रदान की थी। इसने इतिहास में एक नए संवत गुप्त संवत चलाने का श्रेय भी दिया था, क्योंकि जो है गुप्त जो संवत चली थी वो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाई थी। इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। मुद्रा साक्ष्यों से स्पष्ट होता है, यानी उससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और गुप्त वंश में सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने ही रजत यानी कि चांदी मुद्राओं का प्रचलन किया था। तो इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। सबसे पहली बात तो ये आती है। तो इसके शासनकाल में दक्षिणी बिहार, झारखंड एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग, साकेत एवं प्रयाग इसके प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत शामिल थे। 319 बीस ईस्वी में इसके राज्याभिषेक को गुप्त संवत का आरंभ माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राज्य की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया और बिहार के उत्तरी क्षेत्र में अपने प्रभाव में वृद्धि की। इस समय के सोने के सिक्कों को चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा एवं कुमार देवी का चित्रण किया गया है। यानी कि इस समय के सोने के सिक्कों में चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का चित्रण किया गया है। जो उनके मतलब कि जो सिक्के चले थे उन पर इन दोनों के चित्र मिलते हैं, पिक्चर मिलते हैं, फोटो मिलते हैं। नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त 335 से 375 380 ईस्वी। अब देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र जो था समुद्रगुप्त शासक बन गया था। उसके समय में क्या हुआ, गुप्त साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ था। सबसे ज़्यादा विस्तार समुद्रगुप्त के में हुआ। समुद्रगुप्त के सामरिक विजयों का विवरण हरिसेन के प्रशस्ति लेख यानी कि प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। सबसे ज़्यादा मिलता है इसका कितने विजय लिए। इसी प्रशस्ति में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा जो है समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चुने जाने का विवरण भी मिलता है। और समुद्रगुप्त ने क्या किया कि उत्तर भारत के जो 9 शासकों को पराजित किया, उसने दक्षिणापथ के जो 12 शासकों को भी पराजित किया। यानी कि उत्तर भारत के जो आर्यव्रत था के 9 शासकों को पराजित किया और दक्षिणापथ के 12 शासकों को भी पराजित किया था। इसमें शक, कुषाण और मरुड़ आदि शासकों ने चंद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और इसके बाद क्या हुआ था कि समुद्र का जो समकालीन था लंका नरेश मेघवर्ण, इसने क्या किया, समुद्र के पास उपहार सहित एक दूत मंडल भेजा था और मठ बनाने की
गया में एक मठ बनाने की अनुमति भी मांगी थी। इसकी विजय के उपरांत समुद्रगुप्त ने क्या किया, जो अब किसकी अपनी विजय के उपरांत, जब अपनी विजय होगी, उसकी विजय खूब जीत ली, युद्ध जीते उसने, उसके उपरांत क्या किया, समुद्रगुप्त ने एक अश्वमेध यज्ञ किया, जिसका परिचय उसके सिक्के थे उत्तराधिकारियों के अभिलेखों से प्राप्त होता है। एक विंसेंट स्मिथ है, उन्होंने कहा कि गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा, यानी कि भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी समुद्रगुप्त को। किसने? विंसेंट स्मिथ ने। ठीक है। और समुद्रगुप्त ने मान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को भी संरक्षण दिया था। ठीक है। और इलाहाबाद के स्तंभलेख से समुद्र के धर्म प्रचार बंधु उपाधि का भी उल्लेख मिलता है। इसमें इस तरह से कहानी है समुद्रगुप्त की। तो यह चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था, जो इस वंश का अगला शासक बना। इसकी विजयों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति का संकलन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा किया गया था। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में गंगा घाटी के क्षेत्र में 8 राज्यों पर विजय प्राप्त की। जो उत्तरी भारत है, जिसे आर्यावर्त भी कहा गया है, जो है 8, यहाँ 8 है, कहीं 9 भी दिया है, तो 9 शासकों, 9 राजाओं या 9 शासकों पर विजय प्राप्त की, 8 भी दिया है, कहीं 9 दिया है, तो यहाँ कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है। ठीक है। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अर्थात दक्षिण भारत के 12 राजाओं पर विजय हासिल कर उन्हें दोबारा से उनके राज्य को सौंप दिए थे। यानी कि जो दक्षिण भारत के राजा थे, इनको क्या किया इसने, युद्ध में हरा दिया, विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद क्या किया इसने, इनके जो राजपाट थे इनको वापस लौटा दिए थे। ठीक है। उपमहाद्वीप का अधिकांश भाग समुद्र के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आता था। इन उपलब्धियों के बाद समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराया। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध वीणा सिक्के चलाए, जिन पर इसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त एक विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ तथा वीणा विद्या का संरक्षण था। किसका? कवि, संगीतज्ञ और विद्या का संरक्षण था। इसे भारत का नेपोलियन की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है। अब भारत की जो नेपोलियन की उपाधि दी थी, ये विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को कहा था। विंसेंट स्मिथ ने, यहाँ मैं लिख देता हूँ, विंसेंट स्मिथ, इसने इसको क्या कहा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। ठीक है। इलाहाबाद के प्रयागराज स्तंभ अभिलेख से इसे धर्म प्रचार बंधु भी कहा गया है। समुद्रगुप्त ने वसुबंधु नामक एक बौद्ध भिक्षु को भी संरक्षण दिया था। ठीक है। अब बात करते हैं हम चंद्रगुप्त द्वितीय की, जो 380 से 414 ईस्वी तक माना गया। कहीं कहीं 412 भी इसका समय पीरियड माना गया है। चलिए बात करते हैं कि देखिए, समुद्रगुप्त के बाद जो है गुप्त वंशावली में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम उल्लेख है ना, इसका चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम आता है। लेकिन दोनों शासकों के बीच रामगुप्त नामक एक दुर्बल शासक के अस्तित्व का भी पता चलता है कि इनके बीच में क्या हुआ है। एक रामगुप्त नामक एक शासक था जो दुर्बल था बहुत। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया था। अपने वैवाहिक संबंध में और विजय दोनों की तरह से साम्राज्य की सीमा का इन्होंने विस्तार कर लिया था। भाई जो है वैवाहिक संबंध बनाए, विजय भी करी, लोगों मतलब कि राज्यों को जीत लिया, है ना। कहीं कहीं क्या किया कि राज्य तो जीत लिए और वहाँ वैवाहिक संबंध बना लिए। उसके बाद जो है क्या हुआ, शादी भी हुआ कि तो दहेज में राजपाट मिल गया, इस तरह से कहीं जीत के तो उसने क्या किया, अपने साम्राज्य की सीमा को बढ़ाया। विशाख दत्त कृत देवी चंद्रगुप्त नामक नाटक में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पूर्व रामगुप्त का गुप्त शासक के रूप में वर्णन किया गया है। चंद्रगुप्त जो थे किसके अन्य नाम थे? देवगुप्त, देवराज, देवश्री, है ना, विक्रमांक, विक्रमादित्य, ये उपाधि थी इसकी। परम भागवत आदि ये कुछ इसके उपाधि नाम थे। जो इसके अन्य नाम थे किसके? चंद्रगुप्त के, देवगुप्त, देवराज, देवश्री। और उपाधि क्या थी इसकी? विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत, ये इसकी उपाधि थी। ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो है जो दिग्विजय का उल्लेख इसमें मिलता है, उदयगिरी गुहालेख में मिलता है। ठीक है। वो इसके और भी बातें हैं, चलो बात करते आगे कि सत्ता संभालने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी क्षेत्र गुजरात, काठियावाड़ एवं पश्चिम मालवा में शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कब? जब इसने काठियावाड़ एवं पश्चिमी मालवा से शकों को पराजित किया, उसके बाद इसने क्या किया? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उदयगिरी गुफा अभिलेख
विदिशा में मध्य प्रदेश और सांची अभिलेख के द्वारा इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसने नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह किया। इसकी पुत्री का नाम प्रभावती गुप्ता था। प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद 390 ईस्वी से 410 ईस्वी के दौरान प्रभावती ने शासन की बागडोर संभाली। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासनकाल का एक ऐसा प्रथम शासक था जिसने चांदी के सिक्के जारी किए जिन पर शेर की आकृति बनाई गई थी। यह सिक्के शकों द्वारा जारी किए गए सिक्कों के तर्ज पर ही बनाए गए थे। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास खड़े एक मेहरौली के लोह स्तंभ से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने बैक्ट्रिया के वल्लीकाश को पराजित किया था। कालिदास और अमर सिंह इसके दरबार में रहते थे। चीन का बौद्ध भिक्षु फाहियान इसके दरबार में आया था। ब्राह्मण धर्म इसके काल में चरमोत्कर्ष पर था। अब आता है कुमारगुप्त 414 सीई से 455 सीई। देखिए कुमारगुप्त या महेंद्रद्वितीय, इसका भी नाम दूसरा था महेंद्रद्वितीय। ठीक है, इसके चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम शासक बना था। लेकिन कुमारगुप्त के पूर्व एक और शासक का नाम आता है। वह शासक ध्रुव देवी का पुत्र गोविंदगुप्त था। लेकिन कुमारगुप्त के शासन की प्रथम तिथि 415 ईस्वी वेलसांड अभिलेख से पता चलती है। तथा अंतिम तिथि का अनुमान उसके चांदी के सिक्कों से लगाया जाता है। वेलसांड अभिलेख से कुमारगुप्त गुप्तों की वंशावली भी प्राप्त होती है। और गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के ही मिलते हैं। ठीक है, तो कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किए थे। और स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से पता चलता है कि कुमारगुप्त के अंतिम दिनों में हुनों का ही आक्रमण हुआ था। और कुमारगुप्त के ही शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई। इस विश्वविद्यालय का जो ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा गया, किसको? नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कहा गया? विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा गया है। कुमारगुप्त ने महेंद्र द्वितीय, श्री महेंद्र तथा अश्वमेघ महेंद्र आदि उपाधि भी धारण की थी। चलिए थोड़ा सा नजर मारते हैं। करमदंड अभिलेख फैजाबाद में इसे 4 महासागरों से घिरी भूमि का शासक, मंदसौर अभिलेख में इसे पूरी पृथ्वी का शासक एवं दामोदरपुर ताम्रपत्र में इसे महाराजा धीराज कहा जाता है। यानी कि करमदंड अभिलेख जो फैजाबाद में इसे 4 महासागरों से घिरी भूमि का शासक कहा गया है, मंदसौर अभिलेख में इसे पूरी पृथ्वी का शासक कहा गया और दामोदर ताम्रपत्र में इसे महाराजा धीराज कहा गया है। विल्सन इनके एटा अभिलेख में इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कुमारगुप्त प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ कराए और अश्वमेघ महेंद्र और महेंद्र द्वितीय की उपाधि धारण की। वह शिव का अनुयायी था और उसने कार्तिकेय प्रकार के मयूर के आकृति वाले सिक्के को जारी किया था। हिंदू कुश दर्रा से हुनों के आक्रमण का भय होने के बावजूद भी इसका संपूर्ण शासनकाल शांतिपूर्ण चलता रहा। इसके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अब आता है इसके बाद में स्कंदगुप्त। देखिए कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद क्या हुआ? स्कंदगुप्त शासक बन गया। इसके शासन के बागडोर संभालते ही हुनों का आक्रमण हुआ। मलेच्चोयन के हुनों पर स्कंदगुप्त की सफलता का गुणगान जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। तो स्कंदगुप्त एक योग्य सैन्य संचालक के साथ ही एक कुशल प्रशासक भी था। उसने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का भी जो है पुनरुद्धारण कराया। तो सुदर्शन झील का पुनरुद्धारण, उसमें जो पुनरुद्धारण का मतलब होता है कि टूटी फूट मरम्मत कराना, कोई टूट फूट होगा उसको ठीक कराना, मरम्मत कराना, उसका रिपेयर कराना एक तरह से। तो स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धारण का कार्य सौराष्ट्र के गवर्नर प्रणदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था और उसने इस झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाया। तो स्कंदगुप्त ने क्या किया? 466 में चीनी सोंग सम्राट के दरबार में एक राजदूत भेज दिए थे। तो स्कंदगुप्त का जो उत्तराधिकारी थे बुद्धगुप्त सबसे अधिक प्रभावशाली राजा था। प्रशासनिक सुविधा के लिए स्कंदगुप्त ने क्या किया? अपनी राजधानी को अयोध्या पहुँचा दिया, स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, तो यह कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र था और उसने अपने जीवन काल में उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्रों में हुनों से बहादुरी से लड़ाई की और उन्हें पराजित किया। भीतरी स्तंभ लेख से पुष्यमित्र नामक
जाति पर इसकी विजय का उल्लेख किया गया है। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार इसे सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। इनके जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि इसने सुदर्शन झील का क्या क्या मरम्मत कराई, उसकी रिपेयर कराया उसको। 467 ईस्वी में स्कंदगुप्त की मृत्यु हो गई और इसके बाद अयोग्य उत्तराधिकारियों के शासन किया, जिससे इस साम्राज्य का पतन होता चला गया। अब पतन के क्या कारण रहे इसके? तो सबसे पहले तो बताया कि गुप्तों के पतन के कारणों में हुनों का आक्रमण एक विशिष्ट कारण रहा है। और जो हुन था, हुनों का प्रथम शासक था तोरमान। तोरमान के उपरांत गुप्त शासकों की दुर्बलता का फायदा उठाया गया और उसके पुत्र मिहिरकल ने भी भारत के आंतरिक भागों पर आक्रमण किए, जिससे प्राणत हमें ग्वालियर प्रशस्ति और हेनस्वांग में के जो वर्णन हैं उनसे पता चलता है। ठीक है, तो इस समय सामंतवादी जमींदारों के प्रभाव में वृद्धि हुई और उन्होंने अपने स्वयं के शासन को स्थापित करना शुरू कर दिया था। प्रशासनिक व्यवस्था का विकेंद्रीकरण होना एवं बड़ी स्थायी एवं सुव्यवस्थित होना, सेना का ना होना इसके पतन का मुख्य कारण था। विदेशी व्यापार में गिरावट, हुनों का आक्रमण और कमजोर उत्तराधिकारी भी इसके पतन का कारण थे। विष्णुगुप्त 540 से 550 ईस्वी गुप्त वंश का अंतिम शासक था। अब गुप्त काल के दौरान सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी रही, इस पर बात करते हैं। तो प्रशासन की बात करें, राजा को मंत्रिपरिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। भुक्ति यानी प्रांत और विषय, प्रांत के छोटे खंड प्रशासनिक इकाइयाँ थी जिसकी अध्यक्षता उपरिक्त एवं विषयपति द्वारा की जाती थी। विषय को पुनः विधि या तहसील और गांव में बांटा जाता था। इस समय नौकरशाही मौर्य साम्राज्य की तरह विस्तृत नहीं थी। सम्राट की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायाधीश प्राण विभाग होता था। स्मृतियों में गुप्तकालीन न्यायपालिका का उल्लेख है, लेकिन गुप्त अभिलेखों पर नहीं। सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी था वो महाबलाधिकृत कहलाता था। सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी था उसे महाबलाधिकृत कहते थे। गज सेना का प्रधान को महापीलुपति एवं अश्व सेना का प्रधान को बटासोपति कहा जाता था। सेना के साजो सामान की देखरेख करने वाला अधिकारी रणभांडागरिक कहलाता था। अब महत्वपूर्ण पद इसके जो है शासन के महत्वपूर्ण पद क्या थे? महादंड नायक को क्या बोला गया? न्यायाधीश। जो न्यायाधीश का नाम था महादंड नायक। महाप्रतिहार राज्य से संबंधित विषयों की देखरेख करने वाला अधिकारी था। दूतक उपहार एवं अनुदान से संबंधित। संघी विग्राहक युद्ध एवं शांति का मंत्री। पीलुपति हाथियों का प्रमुख। अश्वपति घोड़े का प्रमुख। नरापति पैदल सैनिकों का प्रमुख। रणभंडारिका सेना के लिए सामग्री को जुटाने का विभाग रणभंडारिका के अधीन होता था। अक्षपटलाधिकृत रिकॉर्ड एवं खातों का प्रमुख, यानी कि जितने भी रिकॉर्ड होते थे, खाते थे, उसका जो किसके अधीन होते थे? अक्षपटलाधिकृत के अधीन होते थे। अब इसकी अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो इस समय भूमि को कृषि योग्य क्षेत्र एवं बंजर भूमि में विभाजित किया गया और सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। राजा भूमि कर के रूप में उपज का छठा भाग लेता था। इस कर को भाग कहा गया था। उद्रंग कर स्थायी किसानों तथा ऊपरी कर अस्थायी किसानों से लिया जाता था। भूमि का स्वामित्व रखने वाला वर्ग 72 ग्रामिका एवं कुटुंबिका अधिक प्रभावशाली हो गया, क्योंकि इस समय भूमि प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गई थी। उसका उपयोग बेचने और अनुदान के रूप में किया जाता था। कारीगरों द्वारा दैनिक उपयोग एवं विलासितापूर्ण वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। व्यापारिक मामलों को श्रेणी द्वारा प्रशासित किया जाता था। गुप्त काल में भूमि कर में वृद्धि हुई तथा व्यापारिक करों में कमी की गई। सामान्य लोग कोड़ियों जो है कोड़ियों में व्यापार करते थे। जो कोड़ी होती थी उनमें जो है व्यापार किया जाता था। इस समय कुषाणों की तुलना में कम शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए। भूमि की माप के लिए नल, पाटक, आड़माप, द्रोणमाप, कुल्लेमाप, निवर्तन एवं अंगुल का प्रयोग किया जाता था। व्यापारियों के समूह के नेता को सार्थवाहक कहते थे। व्यापारियों की समिति को निगम कहा जाता था। जो व्यापारी की जो एक समिति बनती थी, एक गुट बनता था, तो उसे क्या बोला गया? निगम कहा गया है। फाहियान के अनुसार
साधारण लोग दैनिक आवश्यकताओं के लिए विषय वस्तु विनिमय एवं कौड़ियों का प्रयोग करते थे। गुप्त काल में सूती वस्त्र का एक प्रमुख उद्योग था। ताम्रलिपि, भड़ोच एवं कल्याण आदि प्रमुख बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र थे। भूमिकर से जुड़े अधिकारी की अगर हम बात करें तो ध्रुवाधिकरण किए, भूमिकर संग्रहाधिकारी, महाक्षपटलिक आय व्यय लेखा जोखाधिकारी था। शोल्किक सीमा शुल्क या भूकर स्वामी, न्यायाधिकरण भूमि संबंधी विवादों को निपटारा करने वाला अधिकारी। समाज एवं धर्म, इस समय समाज सामंतवादी हो गया था और सामंतवादी प्रमुखों को अनुदान के रूप में भूमि प्राप्त होती थी। महिलाओं एवं शूद्रों की स्थिति में सुधार आया। इन दोनों को रामायण एवं महाभारत को सुनने की अनुमति थी। भानुगुप्त के ईरण अभिलेख से सती प्रथा एवं बाल विवाह के प्रथम अभिलेख या साक्ष्य प्राप्त होते थे। शाही सेना एवं अधिकारियों की सेवा के लिए विष्टि एवं बलात् श्रम का रूप था। चंडाल को चारों वर्णों से सबसे निम्न स्थान प्राप्त था और उन्हें गांव से बाहर रहने की अनुमति होती थी। देखिए चंडाल जो था किनको कहा गया, जो चिताओं में मरने के बाद जो शव को आग लगाते थे, शव जलाते थे, उनको चांडाल कहा गया था। और इनको सबसे नीचा स्थान था चारों वर्ण, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय में जो क्या था, इन चारों वर्णों में सबसे छोटा स्थान इनका था, निम्न स्थान इनका था। और इनको अनुमति थी कि गांव के बाहर रहेंगे, गांव में नहीं रहेंगे। विभिन्न धार्मिक समूह आपस में शांतिपूर्ण तरीके से रहते थे। इस समय के राजाओं में वैष्णव एवं शैव को समर्पित मंदिरों का निर्माण करवाया। इस समय के राजाओं ने कहना वैष्णव एवं शैव को समर्पित मंदिरों का निर्माण कराया था। इस काल में पुराण, महाभारत एवं रामायण जैसी धार्मिक पुस्तकों का अंतिम संकलन हुआ था। दर्शन एवं प्रतिपादन के नाम: सांख्य दर्शन, कपिल मुनि, न्याय, अक्षपाद गौतम, वैशेषिक, कणाद व उलुक, पूर्व मीमांसा, जैमिनी, वेदांत, शंकराचार्य। ठीक है, ये दर्शन एवं प्रतिपादक के नाम थे। ये दर्शन थे और इनके ये प्रतिपादक के नाम थे जिन्होंने इनको लिखा था। कला स्थापत्य की हम बात करें, अजंता गुफा की दीवारों पर गुप्त काल के स्थानीय विषयों को चित्रित किया गया था, जिनमें लोगों की दैनिक गतिविधियां शामिल थी। मूर्तिकला की बात की जाए तो इस समय मूर्तिकला के विकास को बढ़ावा मिला। इस काल से संबंधित विभिन्न पत्थरों की मूर्तियां होने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। विभिन्न स्थानों में बुद्ध, भागलपुर से कांसे की, शिव एवं विष्णु के पत्थर एवं धातुओं की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इस समय पहली बार भगवान की मूर्ति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस समय स्तूप एवं गुफा के निर्माण में कमी आई और मंदिर निर्माण को बढ़ावा मिला। दशावतार मंदिर ललितपुर में है, ये उत्तर प्रदेश। भीतरगांव मंदिर ईंटों का बना हुआ था, ईंटों का, कानपुर है उत्तर प्रदेश में। पार्वती मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश। विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है गुप्त काल के दौरान साहित्य। गुप्त काल में विभिन्न क्षेत्रों में साहित्य के विकास को बढ़ावा मिला, जिसमें नाटक, कविताएं, धर्म, दर्शन, विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र इत्यादि शामिल हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे, जिसमें अमर सिंह, धन्वंतरी, शपणक, कालिदास, घटकपर, शंकु, वराहमिहिर, वरुचि, बेताल, भट्ट शामिल थे। इस काल में धर्मशास्त्र, नारद स्मृति, विष्णु स्मृति, बृहस्पति स्मृति, रामायण और महाभारत के भाग और भाषा के 12 नाटक लिखे गए थे। इस समय अधिकांश साहित्य का विकास संस्कृत भाषा में हुआ था। अब साहित्य और लेखक की बात की जाए तो कालिदास ने क्या क्या लिखा? अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वश्यम, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूत, ऋतुसंहार, ज्योतिर्विद्याभ्रंश और कामंडक ने नीतिसार, विशाखदत्त में मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम ये लिखा इसने, गुणाढ़ ने वृहत कथा, शूद्रक, मर्चकटिकम, वराहमिहिर, पंच सिद्धांति का 5 पुस्तक जिसमें वृहद संहिता सबसे प्रसिद्ध है। वराहमिहिर ने 5 सिद्धांति का 5 पुस्तक जिसमें वृहद संहिता सबसे अधिक प्रसिद्ध है। सुश्रुत,
शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत संहिता, धन्वंतरि, आयुर्वेद, अमर सिंह, अमरकोश, आर्यभट्ट, आर्यभट्टीय सूर्य सिद्धांत और भाषण स्वप्नवास वदतम, ये लिखा है इसने। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब